बचपन से ध्येय था कि मैं डॉक्टर बनूं और लोगों के सेहत पर काम करूं। जब हम शिक्षा ले रहे थे तब हमारे मित्रों ने हमको बताया कि आपको मेडिकल में जाना पड़ेगा, आपको साइंस लेना पड़ेगा। हमने साइंस सब्जेक्ट लिया। मेडिकल का जो प्री मेडिकल टेस्ट होता है उसको हमने क्वालिफाई किया। लेकिन सपना था कि बड़े लेवल का डॉक्टर बनूं और कुछ बड़ा करूं जीवन में। तो एम्स के लिए MBBS की तैयारी के लिए AIPMT की हम तैयारी कर रहे थे। उसी बीच में अस्पतालों से जुड़ने का मौका मिला। हम सभी लोग जानते हैं कि अगर हमारा सपना किसी क्षेत्र में होता है तो हम उससे ज़रूर जुड़ जाते हैं। अगर कोई पायलट बनना चाहता है तो कॉपी फाड़ के पन्ने का जो है ना एरोप्लेन बनाना बचपन से वो सीख जाता है। तो ऐसे ही हम अस्पतालों से जुड़ गए और जब हमें अस्पताल जाने का मौका मिला तब बार बार जब अस्पताल गए तब मुझे कुछ सच्चाई अंदर से जागृत हुई। और वो ये था कि वहाँ पर हमने देखा लगातार डॉक्टरों की संख्या बढ़ रही है। वहाँ पर हमने देखा लगातार बीमार लोगों की संख्या बढ़ रही है। वहाँ पर हमने देखा लगातार बीमारियों की भी संख्या बढ़ रही है। और ये सारी चीज़ों को देखकर बचपन की एक घटना याद आई। और घटना ये थी कि हमारे पड़ोस में एक भाई के पास गाड़ी आया था, 2 व्हीलर। सन 2000 की बात है, बहुत छोटे थे हम उस समय, 7 साल की उम्र थी। तो वो जब घर से अपनी बाइक लेके निकला करते थे तो उनके परिजन लोग हमेशा कहते थे उनसे कि फलाने फलाने पेट्रोल पंप पे तेल नहीं भरवाना। उम्र छोटी थी तो हम सुन के रह जाते थे। हमें लगा कि अगर हम किसी से बोलेंगे तो 2 थप्पड़ घलेंगे कि ये सवाल आपको क्या लेना देना इससे, वो कहाँ पे पेट्रोल भराए। ऐसे 2-3 बार हमने सुना। तो ये सुन के हमें लगा कि शायद इनका आपस में कोई झगड़ा होगा, इसलिए मना करते होंगे वो पेट्रोल पंप पे तेल भराने को। लेकिन जब हम अस्पतालों से जुड़े, हमें अस्पताल जाने का मौका मिला, तब जाके मुझे इस बात का सही जवाब मिला। और वो ये था कि वो इसलिए पेट्रोल पंप पे जाने को मना करते थे क्योंकि उनके परिवार के जनों को किसी ने बोल दिया था कि वो पेट्रोल पंप वाला तेल में मिलावट करता है। और तेल की मिलावट के डर से 2 किलोमीटर आगे जाके पेट्रोल भरा लेते थे। अब इस बात को सुन के छोड़ा जा सकता है, लेकिन हमने इसको समझने की कोशिश की और जब बात समझ में आई तो हमारी दिशा जीवन की बदल गई। तो इस बात को जब हमने समझा गंभीरता से तो मुझे ये समझ में आया कि उस समय पे 25,000 की वो बाइक हुआ करती थी और उसका इंजन मुश्किल से 10,000 रुपये का होगा, जिसकी दुनिया में ढेरों फैक्ट्रियाँ हैं बनाने की, जिसके ऑटो पार्ट्स की दुकान हर शहर में सैकड़ों हैं और हर जगह उसकी रिपेयरिंग है, चेंजिंग है, सब कुछ है। अगर हम अपने इंजन की बात करें जो कुदरत ने आपको बना के दिया है, इसकी रिपेयरिंग नहीं है, इसकी चेंजिंग नहीं है, आपके इंजन का कोई पार्ट्स ख़राब हो जाएगा तो आप जाके ऑटोमोबाइल की दुकान पे जाके चेंज करा लेंगे। लेकिन अगर आपका हार्ट ख़राब हो गया तो किसी भी दुकान पे नहीं मिलेगा, अरे जी 2 हार्ट दे दो, एक अभी डाल लेंगे, एक कल लगा लेंगे। या हमको 2 किडनी दे दीजिए, एक ख़राब हो गई है, एक रख लेंगे, एक थोड़ा देर में बाद में काम आएगी, कभी ख़राब होगी तो खोल खाल के चेंज कर लेंगे। तो जो हमारा इंजन है, इतना बेशकीमती इंजन है, उस इंजन की चिंता इतनी कि ख़राब पेट्रोल ना चला जाए, क्योंकि अगर ख़राब पेट्रोल चला जाएगा तो हमें मालूम है गाड़ी का जो इंजन है वो बैठ जाएगा या हमारा इंजन कम माइलेज देगा। आज हमारा जो खान पान है वो इतनी भयानक तरीके से बदल गया है कि इसमें जो हम खाना डाल रहे हैं हमें पता ही नहीं है कि हम क्या डाल रहे हैं, और इससे हमारे जीवन में बहुत सारी बीमारियां लगातार क्रिएट हो रही हैं। और एक हमारे बुंदेलखंड से कहावत निकली है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा होगा मन वैसा होगा तन। ये कहावत हमने बचपन से सुनी है, लेकिन अस्पताल जब गए तो इसका सही सार्थक समझ में आया और मुझे लगा कि मैं डॉक्टर बन के बीमारी तो ठीक कर सकता हूँ, लेकिन बीमार होने के कारण को ठीक नहीं कर सकता हूँ। इसलिए मैंने डॉक्टर बनने का सपना छोड़ किसान बनने का निर्णय लिया और सन 2009 से खेती करना चालू किया। और निरंतर हमारे परिवार के पास 1 एकड़ ज़मीन थी, हमारे पिताजी के पास 10 डिसमिल ज़मीन हमारे पिताजी के खाते में थी और उसमें पान की खेती होती थी। तो परिवार के लोगों ने तो ज़मीन हमको दी नहीं, किराए से ज़मीन लेके हमने काम शुरू किया। 10 डिसमिल भूमि से काम शुरू किया था, टमाटर की खेती से। फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ते गए और कहते हैं समस्या ही आविष्कार की जननी होती है। तो एक समस्या तो हमारे पास थी कि ज़मीन नहीं थी, और जिसके पास जो चीज़ नहीं होती है उसको उसकी ही कीमत पता अच्छे से समझ में आती है। जिसके पास दोनों हाथ हो उससे कहो कि हाथ ना होने का दर्द लिख सकते हो तो 2 लाइन में ख़त्म कर देगा बात, और जिसके पास हाथ ना हो उसे कॉपी पेन दे दो तो साहब कॉपी ख़त्म हो जाएगी लेकिन उसका दर्द ख़त्म नहीं होगा। तो ऐसे हमारे पास एक दर्द था कि ज़मीन नहीं थी। तो इस दर्द ने जो है ना, इस समस्या ने जो है ना एक आविष्कार को जन्म दिया। मैं
चर्चा करना चाहता हूँ बहुत सारी बातों पे, लेकिन समय चूंकि कम है तो बुलेट ट्रेन की तरह चलना होगा। अभी स्क्रीन पर एक स्लाइड हमने दिखाई है जिसमें हमने बहुत सारी खेती की जुड़ी हुई समस्याओं को लिखा हुआ है। आप सभी यहाँ पर देश के बहुत ही विद्वान और महारथी किसान बैठे हुए हैं जो खेती लगातार खेतों में अपना पसीना बहा के करते हैं। ये सारे चैलेंजेस है खेती के अंदर जो हमें किसी को पता होंगे किसी को नहीं पता, लेकिन मैं लिख के आया हूँ। सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमारा ग्राउंड वाटर टेबल डाउन हो रहा है, इसकी भयानक लेवल पे चिंता करनी पड़ेगी हमको। दूसरी समस्या लिखी है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तित हो रही है। हमें ऐसे समाधान की तरफ अपनी खेती को ले जाना पड़ेगा जो जलवायु परिवर्तन का समाधान निकाल दे। तीसरा हमने लिखा है कि लगातार खेती बाड़ी में इंसेक्ट का प्रॉब्लम प्रकोप बढ़ता चला जा रहा है। आज प्राकृतिक खेती करने के लिए हजारों देश के किसानों के हाथ उठे, लेकिन जब वो करने जाते हैं तो कीड़ों से इतना भयंकर परेशान होते हैं कि मजबूरी में रात को या चोरी से वो कुछ ना कुछ कर ही देते हैं। चौथे नंबर पे लिखा है कि लगातार खरपतवार की समस्या बढ़ रही है। मतलब धड़ाधड़ हम खेती में 100 बीज डालते हैं, 1000 बीज घास के निकल जाते हैं। फिर उसके बाद हमने लिखा है कि लगातार सॉइल का हेल्थ गिर रहा है। हरित क्रांति आने के बाद लगातार ये हेल्थ गिरता चला जा रहा है और घटते कार्बन के रूप में ये हम देख सकते हैं। इसके बाद हमने लिखा है कि एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, खेती में लागत बढ़ रही है, सभी लोग आप इससे परिचित हैं। फिर इसके बाद लगातार प्रोडक्शन डाउन हो रहा है। एक समय के बाद अभी खेती का जो प्रोडक्शन लेवल है वो धीरे धीरे डिक्रीजिंग लेवल पे जा रहा है। इसके बाद आपने देखा होगा प्रति व्यक्ति लैंड एरिया कम हो रहा है। पहले जो है ना 100 एकड़ की रजवाड़ी चलती थी, अभी वही किसान जो है ना 5 एकड़ 2 एकड़ लेके ज़मीन घूम रहा है। तो ज़मीन का एरिया प्रतिदिन कम होता चला जा रहा है, आबादी हमारी बढ़ती चली जा रही है। बड़ा चिंता का विषय है कि कम ज़मीन में हम ज़्यादा लोगों को खाने की व्यवस्था कैसे करें आने वाले समय में। इसके बाद हमने लिखा है कि लगातार हमारी जो भारतीय नस्ल की देशी गौवंश है, भाई साहब ने उस पर प्रकाश डाला कि एक समय पे जो है ना कितने करोड़ बैल थे, अभी भाई साहब बता रहे थे, और आज का जो इतिहास है वो लगभग 3 करोड़ के आसपास हमारे देश में गौवंश बचा हुआ है। फिर इसके बाद हमने लिखा है कि लगातार जो है ना हमारी जो ऑर्गेनिक डाइट है, जो बेसिकली हमें रिप्लेसमेंट के रूप में देना चाहिए, जो ऑर्गेनिक खेती का देश में सबसे बड़ा मुद्दा बना है कि हम खेती करने जाते तो हमारा प्रोडक्शन लेवल डाउन होता है। और ये सच्चाई है, क्योंकि अगर आप केमिकल छुटाओगे, मिट्टी का भोजन छुटाओगे और उसे भोजन के बदले में और दूसरा भोजन रिप्लेसमेंट में नहीं दोगे तो प्रोडक्टिविटी डाउन होगी। तो इसका एक विकल्प है, वो विकल्प हमारे पास होना चाहिए ऑर्गेनिक मैटर के रूप में या अलग अलग केमिकल फर्टिलाइजर के विकल्प के रूप में, वो हमारे पास नहीं है। फिर उसके बाद हमने लिखा है कि लगातार जो हमारे फ्रूट ग्रेन की क्वालिटी है वो लगातार गिरती जा रही है। आप सभी लोग पढ़े लिखे लोग हैं, WHO की रिपोर्ट 2017 में बोलती है कि भारत के जो खाना है उसका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है 1 दशक में 50% गिर गया। ये उन्होंने रिपोर्ट 2017 में जारी की थी। उसके बाद हमने लिखा है कि लगातार जो है हमारे जो इंडिजीनियस सीड्स हैं, भारतीय नस्ल के देसी बीज है, वो गायब हो गए हैं। उसके बाद हमने लिखा है कि खेती में जो है ना एनिमल का प्रोटेक्शन, मतलब एनिमल से हमारी खेती बहुत परेशान है। किसान भाई जो खेती करते हैं 2-2 1-1 एकड़ में, वो एनिमल से परेशान है, चिड़िया से परेशान है, फिर तुम्हारा गाय बैल और बहुत सारे जानवर होते हैं उनसे। फिर उसके बाद लगातार हम देख रहे हैं कि खेती की कला लुप्त होती चली जा रही है। पहले लोग जो कला थी हमारे पास, जैसे हमारे देश में कुम्हार था, लोहार था, बाड़ी था, नाई था, ये सब कलाएं थी। अभी खेती भी एक कला है। जैसे ही किसान बूढ़ा हो जाता है अपने बच्चे को बाहर भेज देता पढ़ने के लिए और वो उसके साथ में ही वो कला शांत हो रही है। तो कला भी हमारी लगातार गिर रही है। इतनी सारी समस्याओं के बीच में क्या हम, ये बड़ा ही सवाल हमने लिखे हैं आप सबके सामने है, क्या इसका सॉल्यूशन है और क्या इसे हम प्रॉफिटेबल धंधा बना सकते हैं, लाभकारी धंधा बना सकते हैं, और क्या हम भारत को वापस विश्व गुरु बना सकते हैं? ये बड़ा चैलेंज हमारे सामने है इतनी सारी समस्याओं के बाद। अभी ये समस्याएं तो हमने लिखी है, इसके बाद भी और भी लोकली किसानों के पास अपनी अपनी समस्याएं होंगी, क्योंकि मैं खेती करता हूँ इसलिए मैंने ये लिख के लेके आया हूँ। जवाब में हमने लिखा है कि हाँ, इन सारी समस्याओं का समाधान है, और इन समस्याओं का समाधान पिछले 16 सालों में लगातार खेती से जुड़ने और काम करने के बाद, अध्ययन करने के बाद हमने 5 से 7 इनोवेशन खेती के अंदर किए हैं, जो किसानों को आत्मनिर्भर बनाते हैं, खेती के खर्चे को कम करके उसकी आमदनी को बढ़ाते हैं, और 5 आइडिया हैं जिनके माध्यम से हम पूरे देश में खेती की नई परिभाषा गढ़ सकते हैं। वो 5 इनोवेशन क्या हैं, 6 इनोवेशन वो यहाँ स्क्रीन पर दिख रहे हैं। पहला इनोवेशन है मल्टी लेयर एग्रीकल्चर, जिसके अंदर हम बहुत थोड़ी ज़मीन में
ज़्यादा फसलें उगाने की ये विधा है, इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा हमने लिखा है कि पानी के मुद्दे पर हमने काम किया, 3 विधियां तैयार की, 30 लाख लीटर पानी और 4000 किलोग्राम मिट्टी बहने से आप प्रति एकड़ रोक सकते हैं। तीसरा हमने लिखा कि जैविक खेती के लिए आवश्यक है कि हम रिप्लेसमेंट दें, मिट्टी को जो डीएपी दे रहे हैं, जो यूरिया दे रहे हैं, जो पोटास दे रहे हैं, उसके विकल्प खाद दें। इस पे 9 साल काम करने के बाद 4 फार्मूले बनाए। इसके बाद हमने लिखा है इंडिजीनियस सीड्स। किसान के दिमाग में एक भ्रांति है, हम किसान से बात करते हैं, भाई साहब आप देसी बीज लगाइए, किसान बोलता भाई साहब उसका उत्पादन कम आएगा। तो ये बात हमको लग गई और हमने इस पर काम करना चालू किया। 9 सालों में एक विधि तैयार की जिससे आप देसी बीज से ही सिलेक्शन करके हाइब्रिड से भी ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। तो इस पर भी काम किया। फिर इसके बाद हमने म्यूजिक थेरेपी पर भी काम किया। आज हम आप लोग तनाव में जब आते हैं तो अपना पसंदीदा गाना सुनते हैं, शांत जगह में बैठते हैं, तो फसलों को भी हमने तनाव दे रखा, इतना कोलाहल मचा रखा, इतना ध्वनि तरंगों के माध्यम से और इतना प्रदूषण के माध्यम से इतना स्ट्रेस पौधों में क्रिएट कर दिया है कि उनको भी अब म्यूजिक सुनने की आवश्यकता। और इस पे हमने शोध कार्य किया, 11 गाने सेलेक्ट किए, उससे 25% तक हमने उत्पादन म्यूजिक थेरेपी देके बढ़ाया। इसके बाद जो है ना बायोडाइवर्सिटी पर काम किया। हमारी जब हरित क्रांति देश में आई तो पेड़ काट दिए किसानों ने, मोनोकल्चर पर आ गए, डाइवर्सिटी हमारी खत्म हो गई, जिससे चिड़िया, मधुमक्खी, भौरे और तमाम तरह के जो जीव हैं मित्र, वो हमारे खेतों में अब दिखने को नहीं मिलते। तो बायोडाइवर्सिटी को हम वापस कैसे पुनः स्थापित करें, इस पर हमारा इनोवेशन है। ये सारे इनोवेशंस के बाद में हमारे कुछ 5 आइडिया हैं जिनको लेकर हमने काम किया, जिसमें पहला है हमारा कि संपूर्ण एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट मॉडल पे काम करने की आज देश के किसानों को आवश्यकता है। अगर हम पानी के मुद्दे पर काम करेंगे तो बीज छूट जाएगा, बीज के मुद्दे पे काम करेंगे तो इंसेक्ट छूट जाएंगे, इंसेक्ट के मुद्दे पे काम करेंगे तो बाजार छूट जाएगा, बाजार के मुद्दे पे काम करेंगे तो और कुछ छूट जाएगा। तो हमें एक होलिस्टिक डेवलपमेंट मॉडल की आवश्यकता है जिसमें समग्र विकास हो। दूसरा हमने लिखा है कि अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खेती में काम करना चाहते हैं तो खेती को अंदर से समझना बहुत ज़रूरी है। एक क्रिकेटर अगर विश्व गुरु बनता है, क्रिकेट के भगवान के रूप में जाना जाता है, तो वो इसलिए क्योंकि वो क्रिकेट को अच्छे से समझता है। आपको अगर खेती में महारत ही हासिल करनी है तो खेती को आपको समझना पड़ेगा, आपकी और पौधों के बीच में अंडरस्टैंडिंग तैयार होना चाहिए, तभी खेती को अच्छे से किया जा सकता है। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, हमें विज्ञान को साथ में लेके चलना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी यानी कि हम देसी भाषा में कहें तो तौर तरीकों को अपनाना पड़ेगा। हमें तौर तरीके के बगैर खेती नहीं करनी। और चौथा हमने लिखा वेस्ट मैनेजमेंट, हर वो पत्ते से हमें पैसे बनाने पड़ेंगे। जैसे एक सिंधी व्यापारी का एक सिस्टम होता है कि वो डब्बा बेच के पैसे कमाता है, एक तरीका होता है कि हमें हमारा जो इनपुट लग रहा है, बेसिकली हम एक पेड़ बना रहे हैं, पेड़ से हम जो है ना फसल लगाते हैं, बीज लगाते हैं, खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, दवाई, श्रम सब कुछ डालते हैं, लेकिन हम पैसे कहाँ से बनाते हैं? केवल फसल के अन्न से, यानी कि पत्ते, जड़, तना, पत्तियां, डालियों से हम कोई रेवेन्यू नहीं बनाते। लेकिन हमारा आयुर्वेद विज्ञान कहता है कि किसी पेड़ की पत्ती काम की है, किसी की जड़ काम की है, किसी का तना काम का है, किसी का तेल काम का है। तो इस पर काम करना पड़ेगा। इसलिए हमने लिखा वेस्ट मैनेजमेंट पर देश के किसानों को आना पड़ेगा। इसके बाद हमने लिखा है कि प्रोडक्शन से प्रोडक्ट की यात्रा तय करना पड़ेगी। ये 4 आइडिया हैं। इन आइडिया पे हम देश की खेती को एक क्रांतिकारी बदलाव की तरफ लेके जाएंगे। अब हमने लिखा है मल्टीलेयर एग्रीकल्चर के बारे में। तो मल्टीलेयर एग्रीकल्चर है क्या चीज़, ये क्या विधा है? ये 2 चीज़ों से ये टेक्नोलॉजी तैयार होती है। पहला है इसमें स्ट्रक्चर का डिज़ाइन। स्ट्रक्चर का डिज़ाइन बेसिकली इसको आप शॉर्ट में समझिए, मल्टीलेयर खेती क्या है? एक साथ एक ही ज़मीन पर कई तरह की फसलें उगाने की विधा को हम मल्टी क्रॉपिंग कहते हैं। लेकिन एक साथ एक ही ज़मीन पर एक के ऊपर एक फसल उगाने की विधा को मल्टीलेयर फार्मिंग कहते हैं। और जो ये इंस्पिरेशन हमारी जो है ना मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को देखकर आया। जब हम शहर आए बचपन में पढ़ने के लिए कक्षा 9 में, तो हमने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को देखा। हमारे गांव में खप्पर का घर था, सिंगल स्टोरी मकान देखा। हमने जब पहली बार 3 मंजिला घर देखा तब हमारे दिमाग में आया कि ये 3 मंजिला घर कैसे बन गया और क्यों बनाया। तो दिमाग में क्यूरियोसिटी जागी कि इनके पास जगह रहने को कम पड़ गई तो एक के ऊपर एक इनने घर बना लिया। अब हमारे पास जगह कम है खेती की, तो एक के ऊपर एक फसल उगाने का प्रयास करें हम। तो ऐसे करके ये मल्टीलेयर फार्मिंग का जन्म हुआ। और इसका जो पूरा डिज़ाइन है वो स्ट्रक्चर के ऊपर है और दूसरा है फसलों के कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो इसमें हम फसलों के समायोजन के लिए एक ढांचा क्रिएट करते हैं। उस ढांचे में एक ज़मीन के अंदर फसल लगाते हैं, एक ज़मीन के सरफेस पर लगाते हैं, एक उसके छत पर लगाते हैं और एक छत के ऊपर लगाते हैं।
और इन सारी फसलों को स्ट्रक्चर की डिज़ाइन के साथ कॉम्बिनेशन में बांधते हैं, क्योंकि आप कोई भी 4 फसलें एक साथ नहीं लगा सकते। इस पे बहुत बड़ा प्रकृति का विज्ञान काम करता है। हम बचपन से जंगल गए अपने पिताजी के साथ में, हमने जंगल में देखा नीचे घास उग रही है, बाजू में झाड़ियाँ उग रही हैं, उसके ऊपर बड़ा सा एक पेड़ है, उसके ऊपर और बड़ा सा वट वृक्ष है। तो ये सारी चीज़ें हमने एक साथ एक ही ज़मीन पर देखी। मन में बचपन से जिज्ञासा थी कि एक साथ ये चारों चीज़ें कैसे रह सकती हैं यहाँ पर, और बिना खाद पानी डाले और मेंटेनेंस किए बगैर। तो ये कुदरत का वो विज्ञान है जो हम सभी को पता होना चाहिए, जिससे ये सृष्टि की व्यवस्था चल रही है। और वो विज्ञान है कि एक लिविंग बॉडी का जो वेस्ट है वो दूसरी लिविंग बॉडी का फूड है। ये प्रकृति की व्यवस्था का पार्ट है, और प्रकृति ने जब इस संसार को बनाया तो ये व्यवस्था को ऑर्गेनाइज करके बनाया। अगर ये नहीं बनाया होता तो भूखमरी होती संसार में। मनुष्य तो अपना पेट भर ले रहा, बाकी के लोग कैसे भरते। तो ये चीज़ जो है ना, जब हम समझते हैं तब हमें समझ में आता है कि एक जिंदा वनस्पति का जो वेस्ट है वो दूसरे जिंदा वनस्पति का फूड है, और इसी सिद्धांत पर जंगल बिना खाद के लाखों वर्षों से टिके हुए हैं। तो अगर यही विज्ञान अगर हम खेती में लगा दें तो शायद हमें कोई खाद की ज़रूरत नहीं है, और हम 4 चीज़ें एक साथ में उगा सकते हैं। तो उस विज्ञान को हमने इसमें लगाया। 4700 एक्सपेरिमेंट 16 सालों के अंदर किए, 370 सफल मॉडल इन 16 सालों के अंदर हमने बनाए। अब ये जो मॉडल है, अब देखिए इसमें कॉम्बिनेशन का जो रोल है, कॉम्बिनेशन का रोल क्या है जी? कॉम्बिनेशन का रोल है कि जड़ें एक जैसी नहीं होना चाहिए, इनका फलने का स्थान एक जैसा नहीं होना चाहिए, इनका जो मतलब एज है, उम्र है पौधों की, वो एक जैसी नहीं होना चाहिए, सबका न्यूट्रिशनल वैल्यू एक जैसा नहीं होना चाहिए, और सनलाइट की रिक्वायरमेंट सबकी एक जैसी नहीं होना चाहिए। ऐसी आपको 4 फसलें सेलेक्ट करनी है। तो इस पर बहुत ही गहरा शोध अनुभव है और एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है, ये कहीं से लिखा नहीं पढ़ा नहीं है, कर करके देख के सीखा है। तो ये है इसका बेसिक सिद्धांत। और ये जो टेक्नोलॉजी है आज पूरे वर्ल्ड में 3-4 चीज़ों पर बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। एक तो सस्टेनेबिलिटी, बायोडिस्पोजेबिलिटी और वायबिलिटी। हम जो भी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते हैं, आज हम देखिए संरक्षित खेती में आगे बढ़े, लेकिन इतने हमने पॉली हाउसेस क्रिएट कर दिए इस धरती पर, इतना प्लास्टिक और इतना हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं कि आने वाले 50 साल में ये एक बड़ी समस्या बन जाएगी। तो इसको हमें ख़त्म करने के लिए फिर एक पीढ़ी को काम करना पड़ेगा। तो हम ऐसी टेक्नोलॉजी पे आगे बढ़ें जो सस्टेनेबिलिटी को फॉलो करे, जो बायोडिस्पोजेबिलिटी को फॉलो करे, और जो वायबिलिटी को भी फॉलो करे। तो ये मॉडल हमारा इस पे खरा उतरता है। अब इसमें जो ये टेक्नोलॉजी जो तैयार की है वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, पान की हमारी पैतृक फार्मिंग के कुछ आइडिया और किसानों की देश भर की बहुत सारी समस्याओं को क्लब करके ये मॉडल हमने बनाया है। और इसमें इकोनॉमिकली जब हम पूरा स्टडी करते हैं, इसके अर्थशास्त्र पर जाते हैं, तो हम इसकी पत्ती से लेके, तना से लेके, जड़ से लेके हर जगह से रेवेन्यू बनाते हैं। तो ये अर्थशास्त्र का विषय बहुत लंबा है और बहुत बड़ा है, तो ये कभी हम आपसे बाद में चर्चा करेंगे। तो अभी ये टेक्नोलॉजी को हम 4 रूप में करते हैं। एक तो हम 2 लेयर के रूप में करते हैं, एक 3 लेयर के रूप में करते हैं, 4 और 5 लेयर के रूप में करते हैं। अब इसको कैसे करते हैं वो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं आगे। सबसे पहले नंबर हमें फील्ड को तैयार करना पड़ता है। फील्ड को तैयार करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 किलो चूने का पाउडर, 50 किलो नीम का पाउडर डालते हैं। ये दोनों चीज़ें मिलके मिट्टी में जब जाती हैं और इनको हम जुताई करते हैं, तो खेत के अंदर जितना भी पुराना फसल का प्रीवियस हिस्टोरी होता है, यानी कि पैथोजन बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, जो भी कॉलोनी होती हैं, वो 15 दिन के अंदर डिटेक्ट हो जाती हैं, मिट्टी न्यूट्रल हो जाती है। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, इस पर स्ट्रक्चर बनाते हैं, फील्ड का लेआउट तैयार करते हैं। नेक्स्ट, तो फील्ड के लेआउट के लिए हम क्या करते हैं, बांस बल्ली का प्रयोग करते हैं। हम इसमें आयरन पोल का इस्तेमाल नहीं करते। बांस बल्ली का प्रयोग करेंगे तो किसान को फायदा होगा, किसान बांस लगाएगा। बांस जो है ना खेती से ही, मतलब खेती का प्रोडक्ट है, किसी दूसरे किसान से खरीदा जाएगा। तो बांस बल्ली का प्रयोग करके हम इसमें पेंट करके ज़मीन के अंदर 1.5 फीट नीचे गड़ा देते हैं, और 5 बाई 6 फीट के अंतर से जो है ना हम इसको बनाते हैं। इसके बाद जब ये बांस लगा के पूरा ये ढांचा ऐसे तैयार कर देते हैं, और फिर इसके बाद जो है ना इसमें तार का जाला बुन देते हैं। आप इसमें बांस की भी स्टिक फटाके भी डाल सकते हैं, पर उसमें टाइम टेकिंग लगता है, समय बहुत लगता है। फिर हम उसमें घास डालते हैं। आज देखिए खरपतवार हमारे देश में खेतों में भी होता है और मेड़ों पर भी होता है। तो खेतों में तो हम होने नहीं देते, मेड़ों की जो घास होती है उसको हम काट के ड्राई कर लेते हैं, और ड्राई करके इसके छत के ऊपर डाल देते हैं। तो ये क्या होता है, अर्ध वातानुकूलित घर बन जाता है पौधों का, और वेस्ट मटेरियल से हम इसको तैयार कर लेते हैं। तो ऐसे करके अभी हम इसमें फिर फसल लगाते हैं। बीच में 1 फीट की नाली बनाते हैं, 4 फीट चौड़ा मेड़ा बनाते हैं। ज़मीन के अंदर सबसे पहले नंबर ग्राउंड फ्लोर पे कंद वाली फसल को लगाते हैं। तो उदाहरण के तौर पे आप हल्दी लगा सकते हैं, अदरक लगा सकते हैं, ऐसी बहुत सारी 16 तरह की फसलें होती हैं। तो ज़मीन के अंदर हमने हल्दी या अदरक जैसी फसल को लगाया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके सरफेस पर हम लीफी वेजिटेबल को डालेंगे, पत्ती वाली सब्जी को।
और पत्ती वाली सब्जी को हम इसलिए डालते हैं क्योंकि हम खरपतवार को नहीं उगने देना चाहते। ये हमारे दिमाग की तरह काम करता है। अगर आप दिमाग में अच्छे विचार लाना चाहते हैं या अच्छा काम करना चाहते हैं या बुरे विचारों को नहीं आने देना चाहते हैं तो अच्छे काम में दिमाग को लगा दीजिए। जब अच्छे काम में दिमाग लगा रहेगा तो बुरे अपने आप नहीं आएंगे। तो कुछ इसी तरह से मिट्टी में अगर खरपतवार आ रहे हैं तो खरपतवार की जगह पे कुछ फसल उगा दीजिए ताकि खरपतवार ना आए। तो हम उसमें क्या करते हैं, लीफी वेजिटेबल डालते हैं। तो ये 2 लेयर का मॉडल है। इसमें ज़मीन के अंदर हमने नीचे टमाटर लगाए और उसके ऊपर हमने करेला लगाया। इसके बाद जो है ना नेक्स्ट ये 3 लेयर का मॉडल है। इसमें ज़मीन के अंदर अदरक है, ऊपर सरफेस पर हमने लीफी वेजिटेबल बोई है और ऊपर हमने क्रीपर्स लगाया है। फिर इसके बाद ये देखिए ये भी 3 लेयर का मॉडल है। इसमें ज़मीन के अंदर हल्दी है, ऊपर हमने मेथी का साग लगाया है और ऊपर हमने जो है ना आईवी गार्ड कुंदरू का क्रॉप लगाया है। इसके बाद यही जब क्रॉप जो है ना डेंसिटी में होती है तो आप देखिए पूरा ज़मीन का एरिया जो है ना मतलब एकदम से पैक कर देती है वो और मल्चिंग की तरह काम करती है। ये पहला इसका बेनिफिट ये होता है कि जो सनलाइट आती है ऊपर से तो 50% तो हमारा स्ट्रक्चर झेल लेता है और दूसरा नीचे जब धूप पड़ती है तो मिट्टी पे ना पड़ के पत्तों की लीफ पर पड़ती है, माने पौधों की लीफ पर पड़ती है। तो उससे मिट्टी पे सनलाइट नहीं पड़ती है तो पानी का इवापोरेशन रुक जाता है और पानी का इवापोरेशन रुक गया तो 70% हम पानी उड़ने से रोक लेते हैं और 30% पानी में 4 फसल उगा लेते हैं। तो एक फसल को उगाने में कुल हमें 8% पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो इससे पानी की बचत होती है। दूसरा, जब ये लीफी वेजिटेबल पूरा ज़मीन का सरफेस कवर करती है तो खरपतवार नहीं निकल पाता, तो खरपतवार का हमें खर्चा बच जाता है। और तीसरा ये कि इसको हम जड़ समेत निकाल के बाजार में बेचते हैं। जैसे ही हमने पेड़ उखाड़ा तो मिट्टी उखड़ती है, मिट्टी उखड़ती है तो मिट्टी में पोरोसिटी डेवलप होती है, तो अगली फसल के लिए रंधता पैदा होती है। तो इस तरह से इसके बेनिफिट हैं, ये पूरा कवर हो जाता है। आपको मैं बता दूं, जब हमने इस मॉडल को सक्सेसफुली 10.5 लाख रुपए के रेवेन्यू पे हम 1 साल में 1 एकड़ में लेके आए, तब जाके हमने पूरे 3 एकड़ के अपने खेत में से 1 टोकरी भी कचड़ा हमने उखाड़ के नहीं फेंका, यानी कि उगा ही नहीं, 1 टोकरी भी कचड़ा नहीं फेंका हमने। तो ये आज जो हमारे बीच में समस्या है कि घास हो रही है, घास समस्या नहीं है। मैनेजमेंट अगर आप करते हैं तो मिट्टी जो है ना आपको घास की जगह पे फसल उगा के दे सकती है। तो देखिए ये इस तरह से कवरिंग होती है, ये पूरी लीफी वेजिटेबल कवर कर लेती है मिट्टी के सरफेस को। ये 5 लेयर का मॉडल है जिसमें हमने नीचे हल्दी लगाई, ऊपर हमने पालक बोया, फिर उसके बीच में हमने कुकुम्बर लगाया, फिर छत पर हमने कुंदरू लगाया और इसके ऊपर हमने पपीता लगाया। इसके बाद जो है ना ये हमारे हल्दी के रिजल्ट है। किसान भाई जब देखने आए हमारे खेत पे तो उन्होंने कहा 4-5 फसलें एक साथ कैसे होंगी, वो ईल्ड कम कर देंगी या 5 को मिला के 1 फसल की ईल्ड आएगी। तो मैंने 156 कुंटल का रिकॉर्ड हल्दी का बनाया 1 एकड़ से 4 फसलों के साथ में। तो ये हमारा हल्दी का उत्पादन है जिसमें हमने लगभग 1200 ग्राम तक का पंजा 6-6 इंच के अंतर पर निकाला। तो 156 कुंटल तो हमने हल्दी निकाल ली। उसके बाद करीब 200 कुंटल के आसपास हमने कुंदरू निकाली, 100 कुंटल के आसपास लीफी वेजिटेबल निकाली और लगभग 50 कुंटल के आसपास हमने फ्रूट निकाले। ऐसे मिला के 400-450 कुंटल का उत्पादन हमने 1 एकड़ से लिया। तो ये इस तरीके के मॉडल ये काम करते हैं। नीचे अदरक लगा हुआ है, ऊपर जो है ना हमारा लीफी वेजिटेबल और छत पर जो है ना हमारी कुंदरू और उसके ऊपर पपीता जो है ना हमारा स्ट्रक्चर के ऊपर निकल जाता है जो सबसे टॉप फ्लोर पर होता है। तो सबसे टॉप फ्लोर पर फ्रूट वाली क्रॉप, उसके नीचे 3rd फ्लोर पर हमारी लीफी वाली क्रॉप, 2nd फ्लोर पर हमारी पत्ती वाली क्रॉप और ग्राउंड फ्लोर पर हमारी कंद वाली फसल। इस तरीके से हमारी 4 फसलें एक साथ एक ज़मीन पर होती हैं। ये अलग अलग कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर आपको ब्लैक टर्मरिक दिख रही है, काली हल्दी दिख रही है, ग्रीन एमेरंथस दिख रहा है, बीन्स दिख रही है, अरबी का क्रॉप है, उसके साथ में कुंदरू का क्रॉप है, उसके साथ पपैया का क्रॉप है। ऐसे करके 370 अलग अलग कॉम्बिनेशन है कि ये फसलों को एक साथ में अगर आप लगाएंगे तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। इससे आपको ये सारे स्क्रीन पे जो बेनिफिट दिख रहा है वो मिलते हैं। एक लाइन में पढ़ के बता, 70 से 80% पानी बचता है। ये दुनिया की पहली टेक्नोलॉजी है जो पानी को उड़ने से रोकती है, पानी को इवापोरेशन वाले पानी को रोकती है। और ये बड़ा मुद्दा है। अगर हम रोक लें तो हम अगर 1 इंच पानी है और अगर किसान भाई 1 एकड़ में काम करता है तो वो 3 एकड़ में काम कर सकता है। दूसरा हमने लिखा है कि खरपतवार इससे कंट्रोल रहते हैं, लगभग 90% तक वीड आपके खेत में नहीं आएंगे। तीसरे नंबर पर हमने लिखा है कि जो आपका लैंड है मतलब 3 गुना ज़मीन आपको कम लगेगी। अगर आप 1 एकड़ में काम कर रहे हैं तो समझ लो 4 एकड़ का काम आपका 1 एकड़ में हो रहा है। फिर आपका जो है ना जो पेस्ट अटैक है वो लगभग 70 to 80% इसके अंदर कवर हो जाता है। कीड़े लगते ही नहीं हैं क्योंकि इतना सेफ इन्वायरमेंट होता है
और इतनी बढ़िया बायोडाइवर्सिटी क्रिएट होती है, क्रॉप डाइवर्सिटी तैयार होती है कि इंसेक्ट जो है ना उसके अंदर 70% तक अटैक को रोक लेते हैं। फिर इसके बाद हमने लिखा है कि समय आपका 3 गुना बच जाता है। फिर आपका जो खाद की मात्रा है, जैसे हम 4 क्रॉप लगाएंगे तो हमें 4 गुना खाद देना चाहिए, एक कॉमन सेंस की बात। लेकिन इसमें 1 गुना खाद में 4 गुना फसल होती है, क्योंकि ये जंगल के उस सिद्धांत पर आधारित है जहाँ पर 4 वनस्पतियाँ जंगल में एक साथ उगती है। फिर उसके बाद हमने लिखा है कि इन्वायरमेंटल जो इश्यूज आते हैं वो क्लाइमेट चेंज के जो बुरे असर होते हैं, तेज गर्मी पड़ना, तेज हवा आना, तेज ठंडी पड़ना, तेज पाला पड़ना, वो सबके प्रभाव भी ये मॉडल के अंदर रुक जाते हैं। फिर इसके बाद हमारा तीन गुना जो है ना हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाता है, उत्पादन बढ़ जाता है, और क्लाइमेट के किसी भी बुरे माहौल में भी इसके अंदर काम किया जा सकता है। आज हमने देखा है देश के बहुत सारे नौजवान खेती करना चाहते हैं, बड़े उत्साहित हो जाते हैं, लेकिन खेत में जब खड़े होते हैं तो गर्मी देखकर उनका मन बदल जाता है कि यहाँ पे तो हमारा 2 ही दिन में रंग चेंज हो जाएगा, लेकिन इस मॉडल के अंदर आपका कलर चेंज नहीं होगा। ये सबसे बड़ी बात है। तो ये सारे इसके बेनिफिट है। ये 3 हमारे मॉडल हैं पानी के रिचार्जिंग के, जिसमें हम 3 विधियों के माध्यम से पानी को रिचार्ज करते हैं। जिसमें पहली विधि है कि खेत के अंदर जब हम नाली बनाते हैं उसमें हम छोटे छोटे खड्डे बना देते हैं। उन खड्डों में जब पानी गिरता है तो खड्डों में रुक रुक के पानी खेत के बाहर निकलता है। तो छोटे छोटे खड्डे बना के जो मिट्टी निकलती है वो हम मेड़े पर चढ़ा देते हैं, और मेड़े पर चढ़ा के मेड़े को ऊंचा कर देते हैं, और जब बारिश का पानी आता है तो इन खड्डों में रुक रुक के जाता है। 1 एकड़ में लगभग 10,000 खड्डे बनते हैं। एक खड्डे के पानी की रिचार्जिंग कैपेसिटी 1 घंटे में 5 लीटर है। 1 घंटे में लगभग 5,000 लीटर पानी 1 एकड़ से रिचार्ज होता है। अगर रेगुलर बारिश होती रही तो ये रेगुलर रिचार्ज करता रहेगा। आंकड़ों के मुताबिक लगभग 10 लाख लीटर पानी हम खेत के अंदर पानी की बूंद जहां पर गिरती है वहां पर रिचार्ज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट दूसरी मेथड है खेत के चारों तरफ नाली बना के पानी को रोकना। अगर मान के चलो इन खड्डों से ओवरफ्लो पानी हुआ तो कहाँ जाएगा? खेत के चारों तरफ फैलेगा। तो खेत के चारों तरफ हमने ट्रेंचेस बना दी, नाली बना दी, ताकि उस नाली में मिट्टी और पानी दोनों रुक जाए। तो पानी जमा हो जाता है, मिट्टी नीचे बैठ जाती है और पानी ओवरफ्लो होकर फिर बाहर जाता है। अब इसके बाद पानी ओवरफ्लो के कहाँ जाएगा? तो खेत से बाहर निकलेगा। तो बाहर हमारे खेत के अंत के ढाल में जहाँ पर हमारा पानी निकलने ही वाला है वहीं पर हम 10 बाई 10 फीट का एक पॉन्ड बना देते हैं, उसमें हम पानी को रोकते हैं। ऐसी 3 मेथड से 30 लाख लीटर पानी और 4,000 किलोग्राम मिट्टी बहने से रोकते हैं। ये बहुत ही क्रांतिकारी आविष्कार है और इसमें बहुत थोड़ी सी मेथड है। कोई खर्चा करने की आपको ज़रूरत नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं लाना, बस आपको थोड़ा सा परिवर्तन करना है, काम करने के तरीके में बदलाव करना है। और ऐसा हर एक किसान ने कर लिया तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि गर्मी में भी लबालब पानी सबके पास होगा। इसके बाद हमने लिखा है ये सारे रिप्लेसमेंट हम बनाते हैं। ये लंबी चर्चा है, समय नहीं है। इसमें हम डीएपी का खाद बनाते हैं, यूरिया का विकल्प बनाते हैं, पोटासियम का विकल्प बनाते हैं और बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट का भी विकल्प बनाते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास बहुत सारे इंडिजीनियस वैरायटीज़ के सीड हैं और हमने इनको तमाम अलग अलग मेथड से जो है ना इनको वो किया है। करीब 200 से भी ज़्यादा भारत की लुप्त हो रही प्रजातियों को हमने संग्रह किया है। ये हमारा सीड बैंक है जिसमें हमने 200 से भी ज़्यादा प्रजातियों को संग्रह किया है। इसके बाद जो है ना म्यूज़िक थेरेपी के बारे में 2 मिनट बताना चाहता हूँ। केंचुओं को हमने गाने सुनाए। जो काम 60 दिन में केंचुआ कर रहा था, गाने सुन के उसने 45 दिन में कर दिया। और जो फसल हमारी 100 कुंटल पैदा हो रही थी, गाने सुनाए तो साहब 125 कुंटल पैदा हो गई। जो गाय 3 लीटर दूध दे रही थी उसको गाना सुनाया तो 4.5 लीटर दूध दे दिया। 11 गानों की लिस्ट हमारे पास है। जिस किसान भाई को चाहिए वो लिस्ट बाद में ले लेना और गाना सुबह शाम अपना सुनाना और अपना ईल्ड बढ़ाना। नेक्स्ट अभी देते हैं। नेक्स्ट ये हमारा बायोडाइवर्सिटी का प्लान है जिसमें हमने पूरे खेत के चारों तरफ नियोजन किया कि कैसे पेड़ लगाएं, चिड़िया को अपने खेत पे कैसे बुलाना, मधुमक्खी को खेत पे कैसे बुलाना, मच्छर को कैसे बुलाना और तमाम तरह के जो इंसेक्ट हैं जो हमारी फसलों को लाभ पहुंचाते हैं उनको खेत पे कैसे बुलाना, उसका डायग्राम बनाया। ये हमारा खेत है। खेत के चारों तरफ आपको पेड़ मिलेंगे, बीच में हम खेती करते हैं। मधुमक्खी आती, छत्ते बनाती है, शहद बनाती है, पॉलिनेशन करती है। फिर भौरे आते हैं, गुनगुनाहट करते हैं। तितलियाँ आती, मनोरंजन करती हैं। फिर चिड़िया आती है, वो जाके हमारी फसलों में लगने वाले कीड़ों और इल्लियों को खाती है, मकोड़ों को खाती है और हमें दवाई स्प्रे करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ 28 एकड़ में हम अभी खेती कर रहे हैं और पिछले 5 साल से हमने स्प्रे पंप यूज़ नहीं किया, ये आपको मैं बोलना चाहता हूँ। इसके बाद ये सारे एग्जाम्पल
ये सारे एग्जाम्पल हमने अपने से छुपा के नहीं रखे। यहाँ पर एक महानुभाव कह रहे थे कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा था कि अब देश में वक्त है जो ज्ञान आपके पास है उसे बांटने का। ये बांटने का काम हमने अपना शुरू से ही किया है और हमने सबको बुला बुला के, कुछ लोग तो आए, कुछ लोगों को जबरदस्ती हमने बुलाया, देखो 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 ऐसे हो रहा है। तो MP से लेकर MLA से लेकर मिनिस्टर से लेकर सब लोगों को हमने बोला आप कागज पे मत समझो खेती को, खेत में आके समझो। तो सारे लोगों को हमने खेत पे बुलाया। स्वामी रामदेव जी जैसे लोग भी हमारे खेत को आके विजिट करके गए और देश के बहुत सारे बड़े बड़े अनुभवी लोग और विद्वान लोग भी हमारे खेत पे आके गए। और जो हमारे सेशंस होते हैं, हम देश में ये खेती के नॉलेज को बांटने का एक बड़ा अभियान हम चला रहे हैं, जिसमें हम दिन रात इसमें लगे हुए हैं। और हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का मॉड्यूल है हॉल में बिठा के खेती को नहीं समझाना, ये कभी नहीं समझ में आएगी। हाँ, यह चित्रों के माध्यम से ताली बजाने के लिए पर्याप्त है। खेती अगर समझनी है तो देख के समझ में आएगी और प्रैक्टिकल करने के बाद समझ में आएगी। तो हमने प्रैक्टिकल प्रोग्राम किए युवाओं के लिए, यंगस्टर्स के लिए, वुमेन्स के लिए, ट्राइबल्स के लिए, मतलब बहुत सारे अलग अलग वर्गों के लिए। जहाँ पर लोग अच्छे से कपड़े भी पहनना नहीं जानते, वहाँ पर भी जाके हमने महिलाओं के साथ, बहनों के साथ, भाइयों के साथ और तमाम तरह के ट्राइबल्स एरिया में जाके हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए और प्रैक्टिकल खेत में पसीना बहा के दिन भर। और 7-7 दिन के हमारे वर्ग होते हैं, जिसमें 7 दिन में मिट्टी से लेके मार्केटिंग तक की पूरी विधाएं हम लोगों को सिखाते हैं। इंडियन आर्मी के लोगों को भी हमने ट्रेनिंग दी, क्योंकि वो भी रिटायरमेंट के बाद में एक बड़ा उनको अमाउंट मिलता। हमने कहा वो अमाउंट आप खेती में लगाइए, आपने मिट्टी की बॉर्डर पर रह के देश की सेवा की है, अब जाके इस पैसे को जैविक खेती में लगा के मातृभूमि की वापस से सेवा करिए और गाँव में रोल मॉडल खड़ा करिए, क्योंकि आपको देख के ही देश के बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे। तो लगभग 6000 आर्मी को अभी तक हमने ट्रेनिंग दे दी, उसमें से 600 लोगों ने अपना जो फंड है रिटायरमेंट का वो खेती खरीदने में और खेती करने में लगा दिया। तो इस तरीके से हमारे प्रयास निरंतर जारी हैं। अब हमारा अंत में आपसे कहना यही है कि आइए चलते हैं आत्मनिर्भरता की ओर। ये अभियान है, ये मिशन है, हम सभी का है, इसमें किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये सब का मिशन है। हम सबको मिलकर इसमें आहुति डाल के इस मिशन को बड़ा बनाना है और हर थाली में विषमुक्त अन्न पहुँचाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।